Hello and welcome students. Today we will talk about Reserve Bank of India. आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है. इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दैट कंट्रोल्स ऑल अदर बैंक्स. जितने भी छोटे बैंक्स हैं वो सब आरबीआई के अंतर्गत काम करते हैं. आरबीआई के अंडर में सब काम करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं कि इस्टेब्लिश कब हुआ था. ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को अंडर द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट जब बना था उसके अंतर्गत ये इस्टेब्लिश किया गया था. जो भी गाइडलाइंस थी वो इसके अंदर फॉलो होती हैं. आरबीआई एक्ट में बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो कि आरबीआई फॉलो करता है. उसके बाद आता है नेशनलाइजेशन. इन 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन. हिल्टन यंग कमीशन एक कमिटी थी जो कि उन्होंने मीटिंग की कि आपकी कंट्री में सजेशन दिया कि आपकी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो कि ऑल अदर बैंक्स को कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके. उनके उसके तहत 1949 में नेशनलाइज हुआ था. उसके बाद आता है आरबीआई का नेशनलाइजेशन. थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में. ड्यू टू बैंक क्राइसिस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था 1914 टू 1918 चला था, उस टाइम पर क्या हुआ था कि बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स्ड हो गए थे, यानी कि फेल हो गए थे. तब क्या हुआ था कि एक बैंकिंग कंपनीज एक्ट पास किया गया था फरवरी 1949 को, जिसे हम बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नाम से जानने लगे. 1949 ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करें आरबीआई के थ्रू. इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिस पर पूरा बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है. अब आता है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर, पहले इनिशियली जब आरबीआई का गठन हुआ तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो कैलकाटा में था, पर लेटर क्या हुआ था कि उसे शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया था. तो करंटली अभी क्या है कि मुंबई है. आरबीआई का हेडक्वार्टर 1937 में से शिफ्ट किया था, तो करंटली अभी मुंबई में है. मेन 4 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके, जो कि न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. यहाँ पर इसके रीजनल ऑफिसेज हैं. गवर्नर, सबसे पहले हमें बताया कि आरबीआई का गवर्नर होता है. तो गवर्नर जो है अभी करंट कौन है, शक्तिकांत दास. तो 25th गवर्नर है ये. उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, उर्जित पटेल. उर्जित पटेल 2016 में गवर्नर थे. उससे पहले रघुराम गोविंद राजन हमारे गवर्नर रहे हैं आरबीआई के. इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि फर्स्ट गवर्नर कौन सा रहा है. 1943 में फर्स्ट गवर्नर रहे हैं सीडी देशमुख. ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, करंट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर. तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि 1943 में फर्स्ट गवर्नर रहे सीडी देशमुख. अब हम देखते हैं आरबीआई डायरेक्टर बोर्ड. ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ आरबीआई जो है वो 21 मेंबर्स के हाथ में है. 21 मेंबर्स इसको कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं. पूरा स्टाफ 21 मेंबर्स का है. सबसे पहले कौन कौन लोग हैं इसमें हम देखते हैं. सबसे पहले आते हैं गवर्नर, 1 गवर्नर. डिप्यूटी गवर्नर है, 4 मेंबर्स आते हैं डिप्यूटी गवर्नर में. दूसरा आता है लोकल बोर्ड मेंबर्स. लोकल बोर्ड मेंबर्स हर रीजनल ऑफिसेज से रिप्रेजेंट करते हैं. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, 4 रीजनल ऑफिसेज हैं आरबीआई के, तो ये 4 लोकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से गवर्नमेंट जो जिन्हें नॉमिनेट करती है वो आते हैं 10 अपॉइंटेड होते हैं बाय गवर्नमेंट. तो ये पूरा डायरेक्टोरियल बोर्ड है आरबीआई का जो कि 21 मेंबर्स का है. अब आता है हमारे फंक्शंस ऑफ आरबीआई. आरबीआई बना है तो उसके कुछ फंक्शंस भी होंगे. बहुत सारे फंक्शंस हैं आरबीआई के. सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है मॉनेटरी अथॉरिटी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मॉनेटरी अथॉरिटी
जो कि फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करता है किसे, मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम मॉनेटरी अथॉरिटी करता है, जो कि कंट्रोल करता है कि इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी कैसे होगा, मनी कैसे फ्लो होगी, ये काम है मॉनेटरी अथॉरिटी का। और ये किस पे फोकस करके किया जाता है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज ज़्यादा या कम करना, हैंडल करना, इक्वल रखना उसको, इन्फ्लेशन को मेंटेन करके चलना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंटरेस्ट रेट्स देखना। आगे हम कई सारे पढ़ेंगे, सीआरआर, रेपो रेट, बैंक रेट, तो ये सब मॉनेटरी अथॉरिटी के अंडर ही मेंटेन किए जाते हैं। और ये प्राइस स्टेबिलिटी रहते हैं जो कि कंट्री के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। प्राइस स्टेबिलिटी मॉनेटरी अथॉरिटी को मेंटेन करनी होती है। यहाँ पर ये एक पिक्चर है आरबीआई के लोगों की, इसमें रॉयल बंगाल टाइगर है अंडर पाम ट्री। तो ये कभी पूछ लिया जाता है कि लोगों में जो एनिमल है वो कौन है, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं इसे, जो कि पाम ट्री के अंदर है। ओके, तो ये सिंबल है आरबीआई का, जिसे हमने कई बार देखा भी है। ये है पहली हमारी फंक्शन आरबीआई की। नेक्स्ट हम देखते हैं इशू करेंसी। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, इशू करेंसी का। आरबीआई का काम हमने सुना ही है कि नोट्स बनाना आरबीआई का काम है। तो आरबीआई का इशू एंड एक्सचेंज करना, डिस्ट्रॉय करेंसी एंड कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। आरबीआई क्या करती है, हमें पेपर करेंसी जो होती है, जो हमारे नोट्स होते हैं, वो प्रिंट करने का काम आरबीआई का होता है। और ये देखना, सर्कुलेट कराना इकोनॉमी में, ये भी आरबीआई का काम होता है। तो ये हमें इशू करती है पेपर करेंसी फ्रॉम 2 रुपीज़ टू 10,000 रुपीज़। 2 रुपीज़ से लेके 10,000 रुपीज़ तक आरबीआई हमें पेपर करेंसी इशू कराती है। 10 के नोट्स, 5 के नोट्स जो भी आते हैं वो सब आरबीआई इशू कराती है। और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो है 10,000 की, यहाँ तक उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकती आरबीआई। और जो कॉइन्स हैं, जो 1 रुपये का नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो 1 रुपये का नोट है वो आरबीआई नहीं प्रिंट कराती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन से किया जाता है। यानी कि उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो 1 रुपये का नोट एंड कॉइन्स जो है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। और जितने भी पेपर करेंसी और है 2 रुपीज़ से लेकर, वो आरबीआई का वर्क है। ये आप नोट देख सकते हैं। इसमें क्या है कि हमें पता है गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ पर गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। जो भी करंट गवर्नर है आरबीआई के, उनके सिग्नेचर्स होते हैं यहाँ पर। तो ये 2000 का है। ये जो करेंसी है, पेपर करेंसी है, इसे आरबीआई इशू कराता है, ये काम आरबीआई का है। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो आता है फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट 1999। फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई बाइज एंड सेल्स फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी जो होती है उसे मेंटेन करना, और मेंटेन द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी, फॉरेन करेंसी लाइक यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ये सारा काम फॉरेन एक्सचेंज का, मनी को कैसे एक्सचेंज करना है रुपीज़ से यूएस डॉलर, ये सब आरबीआई का फंक्शन है। आरबीआई सेल्स द फॉरेन करेंसी। आरबीआई क्या करती है, सेल करती है फॉरेन करेंसी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हेनेवर इट सप्लाई डिक्रीज। जब भी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है फॉरेन करेंसी की, तो वो सेल कर देती है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, इन द इकोनॉमी। तो ये काम भी आरबीआई का है। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ बैंक्स। जितने भी बैंक्स हैं इन इंडिया वो मेंटेन करते हैं एक अकाउंट विद द आरबीआई विच हेल्प देम परफॉर्मिंग इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। जितने भी बैंक्स हैं, अदर स्मॉलर बैंक्स, वो आरबीआई के
अकाउंट को मेंटेन, आरबीआई के पास एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो आरबीआई का ही वर्क है कि उन्हें सुपरवाइज करना। कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप सम कैश इन रिजर्व बैंक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। जो भी कमर्शियल बैंक हैं वो कुछ मनी ऐसा अपने पास रखते हैं जो उन्हें आरबीआई को देना होता है, उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। आरबीआई लैंड मनी, आरबीआई हमें पता है कि उन्हें उधार देता है, कमर्शियल बैंक्स को लैंड करता है मनी जब भी उन्हें ज़रूरत होती है। तो अदर बैंक्स को सुपरवाइज करना ये तो है ही आरबीआई का फंक्शन, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट्स बैंक। आरबीआई को गवर्नमेंट्स बैंक भी कहा जाता है। गवर्नमेंट को जब भी ज़रूरत होती है वो आरबीआई से हेल्प मांगती है। आरबीआई एक बैंकर, एक एजेंट, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे एक्ट करता है, एक बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। आरबीआई मैनेज द नीड ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई मैनेज करता है जो भी गवर्नमेंट की नीड है। कभी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई से हेल्प लेता है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, इसलिए आरबीआई प्रोवाइड करता है लोन टू गवर्नमेंट। कभी पैसे की कमी हो जाती है गवर्नमेंट के पास तो आरबीआई से लोन लेती है व्हेन एवर दे नीड इट, जब भी उन्हें ज़रूरत होती है। इट मेंटेन गवर्नमेंट्स डिपॉजिट अकाउंट। वो मेंटेन करती है गवर्नमेंट का एक डिपॉजिट अकाउंट जिसमें कुछ कैश, कुछ मनी होता है, एंड कलेक्ट रिसिप्ट्स ऑफ फंड्स एंड मेक पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और वो रिसिप्ट्स लेती है गवर्नमेंट से और पेमेंट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए भी आरबीआई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह वर्क करती है, इसे एडवाइस करना कि कैसे पैसे को, मनी को खर्च करना है, कैसे लेना है, और जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है वो आरबीआई से मनी ले सकती है। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन आता है वो है डेवलपमेंट फंक्शन। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की हेल्प तो करती ही है, उसको सुपरवाइज करना। उसके आगे क्रिटिकल रोल जो है आरबीआई का वो है बिल्डिंग द कंट्रीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कंट्री का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें भी आरबीआई हेल्प करती है, विच इंक्लूड्स प्रायोरिटी सेक्टर, लेंडिंग, एग्रीकल्चर। जैसे कि एग्रीकल्चर एरिया में आरबीआई हेल्प करती है, जो कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, जो कि विलेजेस, टाउन्स, छोटे छोटे गांव में जो भी छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको मेंटेन करने का काम भी आरबीआई करती है। हाउसिंग एंड एजुकेशन, जैसे कि नाबार्ड है, वो आरबीआई के अंतर्गत ही आते हैं। हाउसिंग एंड एजुकेशन, इस सब में भी आरबीआई का इम्पोर्टेंट रोल होता है। आरबीआई सपोर्ट करती है स्मॉल लोकल बैंक्स को, जो लोकल बैंक्स हैं उन्हें एनकरेज करती है। आरबीआई ये इंश्योर करती है कि उन्हें पूरी हेल्प होगी, एंड वो उसे एनकरेज करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो रूरल एरियाज़ में ओपन की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में ओपन हो। ये आरबीआई का फंक्शन होता है, हर कोई बैंकिंग से जुड़े। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो ये हमारे फंक्शंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।